नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़। पीएमओ के अंदर अगर अचानक कोई हलचल तेज हो जाए तो इसके कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि जब या तो सरकार कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है, या सरकार किसी बड़े संकट में आ गई, या सरकार जाने वाली है। यह दो तीन चीजें जो है ना, वह पीएमओ की यह हलचल उस रात शुरू हुआ जब पार्लियामेंट के अंदर सरकार फेल हो गई और अपना विधेयक पास नहीं करा पाई। अब ऐसे में एनडीए के सहयोगी अगर बागी हो गए तो सरकार के लिए कितने बड़े संकट की बात है, और ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सभी के बीच नीतीश कुमार की बैठक शुरू हो चली है, और यह इमरजेंसी बैठक और बहुत बड़ी बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि बहुत निर्णायक फैसले होने वाले हैं। ऐसे में इस बैठक को लेकर के चिंताएं पीएमओ के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए और निशांत कुमार ने बयान दिया कि मैं और पापा यही है ना, कोई समझौता नहीं हो। यह पीएमओ दफ्तर के अंदर पैरों के नीचे जमीन खींचने वाली बात है। क्यों? कि नीतीश कुमार का एक फैसला, जैसे नीतीश कुमार की कुर्सी गई, नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी चली जाएगी। यह सच्चाई है, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अब दो तीन चीजें हम लोगों को समझनी बहुत जरूरी है, जिस पर चर्चा हम लोग को करना बहुत ही जरूरी है। क्या हम यह मान लें कि पीएमओ के अंदर जो हलचल है, इसके एनडीए के दो सहयोगी बागी हो चले हैं? अगर हुए तो क्यों हुए, इस पर पहले चर्चा करें। हम अगर चंद्रबाबू नायडू से चर्चा करें कि चंद्रबाबू नायडू क्या बागी हो गए हैं या उस पर विचार कर रहे हैं। बागी होने का मतलब हुआ कि सरकार के खिलाफ। अब जो बातें निकल करके आ रही हैं वह बड़ी चौंकाने वाली है और बहुत ही सटीक भी है, क्योंकि ऐसा अगर हो तो कोई भी किसी से भी पीछा धीरे धीरे छुड़ा लेता है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं कि आपकी दोस्ती किसी से है और वह दोस्त गलत पर गलत काम किया जा रहा है, वह दोस्त आपका बहुत बदनाम हो रहा है और आप उसके साथ हैं। हर कोई, आपके लोग भी जानते हैं कि वह आपका दोस्त है और यह भी जानते हैं कि वह बदनाम हो रहा है और उसके अंदर कमियां क्या क्या है। उसके बाद भी आप अगर उसके साथ रहे तो लोग आपको यही कहेंगे कि यह भी ऐसा ही होगा, इसीलिए तो साथ रहता है। यही हाल एकदम क्लियर, यही हाल चंद्रबाबू नायडू का है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से बैकफुट पर आ गए हैं और नरेंद्र मोदी हर जगह बैकफुट पर जा रहे हैं, जिस तरह महिला आरक्षण बिल को भुलाने की कोशिश उन्होंने की परिसीमन के जरिए, डिलिमिटेशन बिल के जरिए, वह चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू अपने जीवन में पहली बार टोल हुए हैं, इसके पहले कभी वह टोल नहीं हुए थे, क्योंकि राजनीति में उठापटक होती भी है और समर्थन दिए भी जाते हैं, वापस भी लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था। उस वक्त तेलंगाना और आंध्रा दोनों एक ही थे, अलग नहीं थे, एक थे। हम लोग उस चीज के गवाह हैं। जब चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद से निकलते थे तो वह अपने 5-6 सांसदों के साथ आते थे, हर मंत्रालय में जाकर के अपनी डिमांड रखते थे, 2 लिफाफे लेके आते थे, एक डिमांड का, एक समर्थन वापसी का, और दोनों पटक देते थे, कहते थे जो चाहिए उठा लो। ऐसे में बार्गेनिंग करते थे। यह बात मैं ही नहीं, यह बात पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वित्त मंत्री भी रहे और विदेश मंत्री भी, उन्होंने भी कई बार टीवी चैनलों पर और डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए हैं बयान। आप दर्शक उन्हें देख सकते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर नरेंद्र मोदी की वजह से उनकी साख गिर रही है
और राजनीति पर आंच आ रही है, उनके बेटे के राजनीतिक कैरियर पर आंच आ रही है, तो चंद्रबाबू नायडू क्या कर सकते हैं? उनके पास सामने मोदी का साथ छोड़ने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। और अब यही चीज उनके अंदर समा गया है, क्योंकि उन्होंने खुल करके कहा कि मैं मोदी को समर्थन देता हूं, जबकि उनके वोट देने पर सवालिया निशान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 278 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और मैनुअल में 298 वोट मिले। यानी कि सामने हाथ उठाने में कह दिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वोट देने में नहीं दिए। यानी कि लेकिन जनता क्या जान रही है? जनता यह जान रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने दिया, क्योंकि मोदी सरकार उनके समर्थन के दम पर है 18 सांसदों के। अब ऐसे में साउथ में जो इंडिया गठबंधन ने जंग छेड़ा है, या स्टालिन जो उसकी कमान संभाले हुए है, तमिलनाडु के डीएमके के सीएम है, इंडिया गठबंधन के हैं, हिस्सा है वो, कांग्रेस और डीएमके की सरकार वहां चल रही है, चुनाव में भी साथ लड़ रहे हैं, और रेवंत रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू से बहुत गहरे संबंध। और आज भी रेवंत रेड्डी भले कांग्रेस के सीएम हो, कांग्रेस की विश्वसनीय हैं और वह उस विश्वास के पात्र भी हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी अगर आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो वह रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी की बातों को ना तो काट सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और ना ही उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसे में अगर खबर यह निकले कि चंद्रबाबू नायडू अब इस बात पर विचार करने लगे हैं कि इस सरकार के साथ रहना है या नहीं रहना है, तो फिर हलचल तो मचना तेज है। और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव तक ही रुके हुए, उसके बाद बहुत बड़े निर्णय की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार आज अभी इस वक्त जब हम लोग लाइव है तो बैठक कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने बैठक से मीडिया को दूर कर दिया है, मीडिया को एंट्री नहीं दिया है। बैठक के बाद क्या खबरें होंगी निकलेंगी तो वह तो आप दर्शकों के सामने लेकर के आऊंगा ही, लेकिन नीतीश कुमार बैठक में बड़ी अहम फैसला, क्योंकि जब उनके बेटे निशांत कुमार का कल ही फैसला आया कि हम भी यही हैं और पिता भी हमारे यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे और हम बिहार के लिए करेंगे, बिहार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, समझौता नहीं करेंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी को खाई जा रही है। 24 अप्रैल को सम्राट चौधरी जो सीएम बने हैं उनको समर्थन यानी कि बहुमत हासिल करना है, दिखाना है कि हमारे पास समर्थन है सरकार के पास, और विधानसभा सत्र बुला लिया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार की बैठक हो रही है, बेटा नाराज है, समझौता नहीं करेगा बोल रहा है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तो निशांत कुमार न तो विधायक है और न तो विधान परिषद के मेंबर है, उन्हें विधायक दल का नेता चुना ही नहीं जा सकता, और उन्होंने डिप्टी सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि जो 70 विधायक बागी थे और अब कहा जा रहा है कि 85 की 85 भाजपा के साथ, उन्हें मंजूर नहीं, अगर सीएम होगा तो जेडीयू का होगा, तो पेच फंस जाता है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नई संकट में, क्योंकि 12 सांसद और 85 विधायक की बैठक हो रही है और उसमें प्रवक्ता और महासचिव स्तर के नेता भी शामिल हैं। तो ऐसे में कुछ अहम फैसले की बात कही जा रही है, जो पटना से लेकर के और दिल्ली पीएमओ तक हलचलों को बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। अब पीएम मोदी बड़ी संकट में इस वक्त फंसे हुए, अलग अलग तरह से रूप बदल रहे हैं, कभी गोरा तो कभी काला बन जा रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन करने आते हैं तो गोरा बन जाते हैं, तमिलनाडु में प्रचार करने जाते हैं तो काला बन जाते हैं, पश्चिम बंगाल में जाकर के महिला आरक्षण पर नौटंकी करते हैं तो कभी कुछ तो कभी कुछ पर। लेकिन इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ गया, ईरान के एक शिप पर अमेरिका ने हमला कर दिया। अब जो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में बैठक होना था, वह बैठक होगा नहीं होगा,
इस पर बहुत शक गहरा रहा है। 12 घंटे का समय अभी बचा हुआ है। अब ईरान कह रहा है कि हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है और यह एप्स्टीन गिरोह से मेरी लड़ाई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब एक तरफ तेल, गैस, पेट्रोल की किल्लतें और महंगाई चरम सीमा पर, जब सामान नहीं मिलेगा और माल ढुलाई बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। कुर्सी बचाना इनको इसलिए जरूरी है कि कुर्सी नहीं रही तो इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, इन्हें अपने आप को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आरएसएस के तकरीबन 49 कहा जा रहा है कि सांसद अब नरेंद्र मोदी से बगावती तेवर में है, पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि हर तरफ से बैकफुट पर। नरेंद्र मोदी सरकार नेताओं की श्रेणी जो है अपने से जो मुख्य श्रेणी में अभी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, बाकी के लोग हो, उसके नीचे के कैडर को तैयार नहीं किया, यानी कि सेकेंड जनरेशन तैयार नहीं किया। और बाकी पार्टियों में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक की कवायद चल रही है और तैयारियां चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। ऐसे में नेताओं की नाराजगी जाहिर है। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, उन्होंने बहुत पहले कही थी कि तकरीबन 4 दर्जन सांसद, यानी कि 48 से अधिक सांसद नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से नाराज चल रहे हैं। कह रहे हैं कि इन दोनों व्यापारियों को पहले निकाल करके बाहर किया जाए, अन्यथा हमें इस्तीफा देना पड़ेगा। मोहन भागवत ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला था और कहा था कि 17 सितंबर को जब 75 साल हो जाएगा तो मोदी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और न ही आगे होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ऐसे में वह सांसद अपने राजनीतिक अस्तित्व को दांव पर लगता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी कोई सुनी नहीं जाती है, उनके पास कोई पद नहीं है। जो वर्षों से, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत किए, वह ना इधर के हैं ना उधर के, कहीं के नहीं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बयान तक नहीं दे सकते। और जो चुनाव लड़ते भी नहीं है, उन्हें राज्यसभा के जरिए ला करके और वित्त मंत्री तक बना दिया गया, रेल मंत्री बना दिया, पता नहीं क्या क्या मंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर जो है ना, वह भी बगावत चल रही है, यह भी एक हलचल मचाने वाली है। अब ऐसे में नितिन गडकरी ने कुछ ही दिन पहले अभी बयान दिया था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को चुना गया तो उन्होंने कहा था, भाई अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के बाहर चले जाओ। नितिन गडकरी का कभी बयान नहीं आता है। नितिन गडकरी कभी स्वागत में नरेंद्र मोदी के खड़े नहीं होते हैं और नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ते हैं उनका तो वह जवाब भी नहीं देते हैं, वह मुंह घुमा लेते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व दांव पे लग रहा है। ऐसे में अगर एनडीए के 2 सहयोगी बागी हो रहे तो, और अचानक नीतीश की बैठक बुलाई जा रही है, जैसे नीतीश और नायडू, यह 2 सहयोगी अगर बागी हो रहे हैं और भाजपा के ही लोग अगर इस्तीफे तक की नौबत आने लगे तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट की बात तो है ही, बहुत बड़ी संकट इसे कहा जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नरेंद्र मोदी अब संभाल पाने में देश को विफल हो रहे हैं। अब उनके बस का नहीं रहा संभाल पाना, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं हाथ से निकल चुकी है और जब सारी चीजें हाथ से निकल जाती है ना तो फिर आदमी अपना जाता है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अनाप शनाप फैसले लेने लगता है। इस वक्त नरेंद्र मोदी के यही हालात हैं। चाहे विदेश नीति हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे सरकार की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, महंगाई, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, हर फील्ड में फेल हो चुका है, हर फील्ड में फेल हो। किसी में भी संयम और किसी में भी संतुलन नहीं बना करके रख पाए नरेंद्र मोदी। ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव और असम के चुनाव परिणाम
नरेंद्र मोदी के लिए बहुत घातक आने वाले वक्त में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के दो सहयोगियों को 4 मई का इंतजार है रिजल्ट का। इसीलिए नरेंद्र मोदी यह जानते हुए कि हमारी सरकार के लिए बहुत संकट आ जाएगा, इंडिया गठबंधन मजबूत और एकजुट है, तो संकटें और बढ़ेंगे और महिला आरक्षण का शगुफा जो था, प्रपंच जो था, वह फेल हो गया। तो ऐसे में पूरी ताकत चुनाव आयोग से लेकर के प्रशासन तक पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है, जो किसी भी तरह से सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, वह तिनके का सहारा बंगाल बन जाए। लेकिन ऐसा संभव हो पाएगा, इसमें कामयाब हो पाएंगे नरेंद्र मोदी, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ममता बनर्जी के सिर्फ मुस्लिम वोटर ही नहीं, ममता बनर्जी के हिंदू बंगाली वोटर भी हैं और बिहार के भी वोटर ममता बनर्जी को देते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो योजनाएं पश्चिम बंगाल के अंदर जारी की और दी, हर एक घर घर के पास पहुंची है और महिला को सबसे पहले प्राथमिकता जो देती है ममता बनर्जी की पार्टी में, चाहे बंगाल में विधायक या केंद्र में सांसद, सब हर पार्टियों से ज्यादा आरक्षण वह दे करके लाती है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। ऐसे में नरेंद्र मोदी का कोई भी जुमला चल पाना उन्हें बहुत टेढ़ी खीर हो रहा है और वह सफल नहीं होते पा रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।